अपना फेवरेट बेवरेज लीजिए, अपना कोड एडिटर खोलिए और चैप्टर 23 में आपका स्वागत है। आपकी जीपीयू प्रोग्रामिंग जर्नी में इस पॉइंट तक आप एक इंडिविजुअल थ्रेड के पर्सपेक्टिव से क्यूडा कोड लिखते आ रहे हैं। आपने ऐसे कर्नेल्स लिखे हैं जहां हर थ्रेड idx.x और ब्लॉक idx.x का यूज करके अपना इंडेक्स कैलकुलेट करता है, एक एरे से अपना एलिमेंट लोड करता है, उस पर मैथ परफॉर्म करता है और आउटपुट को वापस ग्लोबल DRAM में राइट करता है। ये माइंडसेट यानी एग्जीक्यूशन के एक सिंगल स्ट्रीम के बारे में सोचना जो पैरेलल में मिलियंस ऑफ टाइम्स रन होता है, क्यूडा का कोर एब्स्ट्रैक्शन है। यही चीज जीपीयू कोड लिखने को इंट्यूटिव और अप्रोचेबल बनाती है। रो वेक्टर असेंबली लिखने या हाथ से लो लेवल मल्टी थ्रेडिंग प्रिमिटिव्स को मैनेज करने के कंपैरिजन में। हालांकि इस कंफर्टेबल एब्स्ट्रैक्शन के पीछे फिजिकल सिलिकॉन है। जीपीयू हार्डवेयर एक्चुअली इंडिविजुअल थ्रेड्स के लिए इंस्ट्रक्शंस को मैनेज, ट्रैक या फेच नहीं करता है। अगर एक एनवीडिया जीपीयू एक साथ 100,000 थ्रेड्स के लिए इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन पॉइंटर्स और कंट्रोल फ्लो हार्डवेयर को मेंटेन करने की कोशिश करे तो सिर्फ कंट्रोल लॉजिक ही चिप का सारा रियल एस्टेट खा जाएगा, जिससे एक्चुअल अरिथमेटिक प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए एनवीडिया हार्डवेयर इंजीनियर्स ने एक फंडामेंटल डिजाइन प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया कि क्यूडा थ्रेड्स को 32 कॉन्टिगुअस थ्रेड्स के फिक्स्ड इम्यूटेबल एग्जीक्यूशन बंडल्स में ग्रुप किया जाता है, जिन्हें वार्प्स कहा जाता है। वार्प एक स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर एसएम के अंदर वर्क शेड्यूलिंग और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन की एब्सोल्यूट एटॉमिक यूनिट है। हार्डवेयर फ्रंट एंड थ्रेड 0, फिर थ्रेड 1, फिर थ्रेड 2 को इंस्ट्रक्शंस इश्यू नहीं करता है। इसके बजाय यह एक साथ 32 थ्रेड्स के पूरे वार्प को एक सिंगल इंस्ट्रक्शन इश्यू करता है। फिजिकली वार्प्स कैसे काम करते हैं, इसे समझना वो सीक्रेट की है जो बिगिनर कूडा प्रोग्रामर्स को ट्रू जीपीयू परफॉर्मेंस आर्किटेक्ट से अलग करती है। इस सेक्शन में हम एसएम हार्डवेयर के अंडर द हुड डीप डाइव करने जा रहे हैं ताकि ये एक्सप्लोर कर सकें कि वार्प क्या होता है, मैथमेटिकली थ्रेड्स को वार्प्स में कैसे मैप किया जाता है, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड थ्रेड्स यानी SIMT मॉडल फिजिकल एग्जीक्यूशन लेंस पर कैसे एग्जीक्यूट होता है, और ऐसा कोड कैसे लिखना है जो अंडरलाइंग हार्डवेयर स्ट्रक्चर के साथ परफेक्टली अलाइन हो। वार्प क्या है? 32 थ्रेड्स की फिजिकल एनाटॉमी। वार्प के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलिए एनवीडिया स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर एसएम के हार्डवेयर माइक्रो आर्किटेक्चर में स्टेप डाउन करते हैं। जब आप एक कूडा कर्नेल लॉन्च करते हैं एक ग्रिड कॉन्फ़िगरेशन के साथ, जैसे कर्नेल ट्रिपल एंगल ब्रैकेट्स 10 256 ट्रिपल एंगल ब्रैकेट्स, तो कूडा ड्राइवर और जीपीयू हार्डवेयर शेड्यूलर आपके थ्रेड ब्लॉक्स को चिप पर अवेलेबल एसएमएस पर डिस्पैच करते हैं। एक बार जब कोई थ्रेड ब्लॉक किसी एसएम पर लैंड करता है तो हार्डवेयर तुरंत उस ब्लॉक को 32 कंटिगुअस थ्रेड्स के ग्रुप्स में सब डिवाइड कर देता है। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक जीपीयू थ्रेड ब्लॉक जिसमें 128 थ्रेड्स होते हैं 4 अलग वॉर्प्स में डिवाइड होता है, जिसमें हर एक में 32 थ्रेड्स होते हैं। इन वॉर्प्स को फिर स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर हार्डवेयर शेड्यूलर द्वारा मैनेज किया जाता है, जो सभी 32 थ्रेड्स के लिए इंस्ट्रक्शंस को पैरेलल में एक लॉक स्टेप फैशन में एग्जीक्यूट करता है। 32 थ्रेड्स के इन्हीं ग्रुप्स को एनवीडिया वॉर्प्स कहता है। ये टर्म ओरिजिनली ट्रेडिशनल टेक्सटाइल वीविंग से आई है, जहां यार्न के पैरेलल थ्रेड्स यानी वॉर्प को लूम पर स्ट्रेच किया जाता है और फैब्रिक बनाने के लिए एक सिंगल यूनिट की तरह एक साथ मूव किया जाता है। एक एसएम के अंदर वॉर्प कोई डायनेमिक ग्रुप नहीं है जो समय के साथ बदलता रहता है। ये एक फिक्स्ड हार्डवेयर बाउंड एसोसिएशन है। एक वॉर्प के अंदर के थ्रेड्स को लेन 0 से लेन 31 तक नंबर किया जाता है। एग्जैक्टली 32 थ्रेड्स ही क्यों? हार्डवेयर आर्किटेक्ट्स ने 8 1664 या 128 के बजाय 32 को ही क्यों चुना? ये बात इंस्ट्रक्शन फेच, ओवरहेड और कंट्रोल फ्लो एफिशिएंसी के बीच एक बेहतरीन माइक्रो आर्किटेक्चरल बैलेंस पर आकर टिकती है। अगर वार्प्स बहुत छोटे होते, फॉर एग्जाम्पल 4 थ्रेड्स, तो जीपीयू हार्डवेयर को मिलियंस ऑफ एक्टिव थ्रेड्स को मैनेज करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इंस्ट्रक्शन फेच यूनिट्स, इंस्ट्रक्शन डिकोडर्स और प्रोग्राम काउंटर्स की जरूरत होती। इससे कंप्यूट यूनिट्स, ALUs और FPUs के बजाय कंट्रोल लॉजिक पर काफ़ी ज़्यादा सिलिकॉन एरिया खर्च हो जाता। अगर वार्प्स बहुत बड़े होते, फॉर एग्जाम्पल 256 थ्रेड्स, तो जब भी आपका कोड किसी सिंपल इफ या एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट पर पहुंचता, सैकड़ों थ्रेड्स खाली बैठ सकते थे, जिससे ब्रांच डाइवर्जेंस के कारण बहुत सारा कंप्यूट थ्रूपुट वेस्ट हो जाता।
सिलिकॉन डिजाइन की कई जनरेशन्स के बाद 32 थ्रेड्स सबसे सही यानी स्वीट स्पॉट साबित हुए। ये हाई कंट्रोल लॉजिक अमोर्टाइजेशन प्रोवाइड करता है, जहां एक फेच्ड इंस्ट्रक्शन 32 एग्जीक्यूशन चैनल्स को चलाता है और साथ ही रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स के लिए एग्जीक्यूशन डाइवर्जेंस को भी मैनेजेबल रखता है। सेक्शन ब्रेक। रिविजिटिंग ASIMT एब्स्ट्रैक्शन वर्सेस सिलिकॉन रियलिटी। सेक्शन 18.7 में हमने सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड्स यानी ASIMT एग्जीक्यूशन पैराडाइम को इंट्रोड्यूस किया था। अब जब हम वार्प की फिजिकल रियलिटी को समझ गए हैं, तो चलिए सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्शन को उस एक्चुअल हार्डवेयर एग्जीक्यूशन पाइपलाइन से कनेक्ट करते हैं, जिसे हमने सेक्शन 19.4 में पढ़ा था और सेक्शन 21.3 की थ्रेड एग्जीक्यूशन हायरार्की से भी जोड़ते हैं। ASIMD वर्सेस ASIMT एक क्रूशियल डिस्टिंक्शन। ASIMT को क्लासिक CU वेक्टर प्रोसेसिंग के साथ कंफ्यूज करना आसान है, जिसे ASIMD यानी सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा के रूप में जाना जाता है, जैसे कि इंटेल AVX 512 या ARM नियॉन इंस्ट्रक्शंस। यह टेबल CPU SIMD जैसे कि AVX 512 और GPU SIMT जिसे एक NVIDIA वार्प रिप्रेजेंट करता है के फीचर्स को कंपेयर करती है। प्रोग्रामिंग मॉडल के लिए CPU SIMD एक्सप्लिसिट वेक्टर टाइप्स जैसे कि $M512 और एक्सप्लिसिट वेक्टर इंस्ट्रक्शंस का यूज करता है, जबकि GPU SIMT सिंगल थ्रेड्स के लिए लिखे गए स्टैंडर्ड स्केलर C++ कोड का यूज करता है। एग्जीक्यूशन हार्डवेयर के मामले में CPU SIMD में एक वेक्टर रजिस्टर होता है जिसमें n डेटा एलिमेंट्स होते हैं जिन पर एक वेक्टर AALU काम करता है, जबकि GPU SIMT 32 इंडिपेंडेंट स्केलर रजिस्टर्स का यूज करता है जिन पर 32 एग्जीक्यूशन लेन्स काम करती हैं। स्केलर फॉलबैक के लिए CPU SIMD को स्केलर कोड के लिए मैनुअल मास्किंग या स्केलर फॉलबैक लूप्स की जरूरत होती है, लेकिन GPU SIMT नेटिव हार्डवेयर मास्किंग का यूज करके स्केलर ब्रांचिंग को ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। फाइनली, एड्रेस जनरेशन के मामले में CPU SIMD एक सिंगल बेस एड्रेस वेक्टर ऑफसेट्स का यूज करता है, जबकि GPU SIMT में हर थ्रेड अपना मेमोरी एड्रेस इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करता है। एक ट्रेडिशनल CPU ASIMD आर्किटेक्चर में आप ऐसा कोड लिखते हैं जो एक्सप्लिसिटली एक 512 बिट वेक्टर रजिस्टर को हैंडल करता है, जिसमें 16 फ्लोट्स होते हैं। आपको यानी प्रोग्रामर को ऐसा कोड लिखना होगा जो उन 16 फ्लोट्स को साइमल्टेनियसली लोड करे, वेक्टर इंट्रिंसिक्स का यूज करके उन पर ऑपरेट करे और उन्हें वापस राइट करे। CUDA के ASIMT आर्किटेक्चर में आप स्केलर C++ कोड लिखते हैं। आप अपना लॉजिक ऐसे लिखते हैं जैसे कोई सिंगल थ्रेड एक ऑर्डिनरी लूप को एग्जीक्यूट कर रहा हो। GPU कंपाइलर NVCC और हार्डवेयर वार्प एग्जीक्यूशन इंजन उस स्केलर कोड को लेते हैं और उसे एक वार्प की 32 फिजिकल एग्जीक्यूशन लेन्स पर ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। एक वार्प में हर थ्रेड का अपना खुद का स्केलर रजिस्टर्स का सेट, अपना खुद का स्टैक स्पेस और अपना खुद का थ्रेड ID होता है। फिर भी जब हार्डवेयर कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, जैसे कि एक फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लाई F तो इस एम के अंदर एक सिंगल इंस्ट्रक्शन इश्यू यूनिट उसी सेम इंस्ट्रक्शन को सेम माइक्रो आर्किटेक्चरल क्लॉक साइकिल पर सभी 32 लेन्स में डिस्पैच करता है। सभी 32 थ्रेड्स उस इंस्ट्रक्शन को लॉक स्टेप एग्जीक्यूशन में एग्जीक्यूट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। डीमिस्टिफाइंग वार्प मैथ। वार्प आई और लेन ID डिराइव करना। क्योंकि वार्प एक्सप्लिसिट सॉफ्टवेयर API टाइप्स के बजाय हार्डवेयर कंस्ट्रक्ट्स हैं, इसलिए CUDA आपको बेसिक एग्जीक्यूशन सिंटैक्स में वार्प IDX या लेन IDX जैसे बिल्ट इन कीवर्ड्स नहीं देता है। इसके बजाय CUDA थ्रेड IDX ब्लॉक IDX और ब्लॉक डिम जैसे थ्रेड इंडेक्सिंग प्रिमिटिव्स प्रोवाइड करता है। एक डेवलपर के रूप में आपको पता होना चाहिए कि थ्रेड ब्लॉक के अंदर किसी भी लॉजिकल CUDA थ्रेड को सीधे उसके हार्डवेयर वार्प इंडेक्स वार्प ID और उस वार्प के अंदर उसकी फिजिकल पोजीशन पर कैसे मैप किया जाए, जिसे लेन इंडेक्स लेन ID के रूप में जाना जाता है। 1D थ्रेड ब्लॉक्स। द सिंपल केस। जब आपका थ्रेड ब्लॉक थ्रेड्स के 1 डायमेंशनल एरे के रूप में कॉन्फ़िगर होता है, उदाहरण के लिए DIM3 ब्लॉक 256.11, तो थ्रेड्स को सीक्वेंशियली वार्प्स में रखा जाता है। वार्प 0 में थ्रेड्स 0 से 31 तक होते हैं। वार्प 1 में थ्रेड्स 32 से 63 तक होते हैं। वार्प 2 में थ्रेड्स 64 से 95 तक होते हैं और इसी तरह आगे भी। किसी 1D ब्लॉक में किसी भी थ्रेड के लिए वार्प ID और लेन ID कैलकुलेट करने के लिए आप बेसिक इंटीजर अरिथमेटिक का यूज करते हैं।
ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक ब्लॉक के अंदर काम करने वाले इंडिविजुअल थ्रेड्स के लिए वार्प और लेन आइडेंटिफायर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाए। यह लॉजिक थ्रेड की पोजीशन को डिटरमाइन करता है, आइडेंटिफाई करता है कि वह 32 थ्रेड्स के किस ग्रुप से बिलोंग करता है और उस ग्रुप के अंदर उसका स्पेसिफिक इंडेक्स फाइंड करता है। फिर ये इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हर ग्रुप के सिर्फ लीडर थ्रेड के लिए एक कंडीशनल एक्शन को एग्जीक्यूट करता है। मल्टी डायमेंशनल थ्रेड ब्लॉक्स 2D और 3D। क्या होता है जब आप 2D या 3D डायमेंशंस का यूज करके थ्रेड ब्लॉक्स एलोकेट करते हैं? उदाहरण के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन क्यूडा में पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए थ्रेड्स के एक 2 डायमेंशनल ब्लॉक को स्पेसिफाई करता है जो टोटल 256 थ्रेड्स को एक 16 बाई 16 ग्रिड में ऑर्गेनाइज करता है। हार्डवेयर फिजिकली थ्रेड्स के 2D या 3D मैट्रिसेस को नहीं समझता है। थ्रेड्स को वार्प्स में डिवाइड करने से पहले हार्डवेयर ऑटोमेटिकली मल्टी डायमेंशनल थ्रेड ब्लॉक्स को एक सिंगल 1D लीनियर थ्रेड ID लीनियर TID में फ्लैट कर देता है। हार्डवेयर डायमेंशंस के लिए कॉलम मेजर ऑर्डर का यूज करके डायमेंशंस को फ्लैट करता है, जिसमें पहले X फिर Y फिर Z को प्रायोरिटी दी जाती है। लीनियर इंडेक्स फॉर्मूलास 2D ब्लॉक्स के लिए लीनियर TID इक्वल्स थ्रेड IDX डॉट X प्लस ओपन पेरेंथेसिस थ्रेड IDX डॉट Y टाइम्स ब्लॉकडिम डॉट X क्लोज पेरेंथेसिस। 3D ब्लॉक्स के लिए लीनियर TID इक्वल्स थ्रेड IDX डॉट X प्लस ओपन पेरेंथेसिस थ्रेड IDX डॉट Y टाइम्स ब्लॉकडिम डॉट X क्लोज पेरेंथेसिस प्लस ओपन पेरेंथेसिस थ्रेड IDX डॉट Z टाइम्स ब्लॉकडिम डॉट X टाइम्स ब्लॉकडिम डॉट Y क्लोज पेरेंथेसिस। एक बार जब आप लीनियर TID कैलकुलेट कर लेते हैं तो वार्प ID और लेन ID का डेरिवेशन बिल्कुल सेम रहता है। वार्प ID इक्वल्स लीनियर TID डिवाइडेड बाई 32, लेन ID इक्वल्स लीनियर TID मॉड्यूलो 32। चलिए इस मैपिंग को एक क्लीन कॉपी पेस्टेबल C++ कूडा फंक्शन में देखते हैं। यह कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर थ्रेड ब्लॉक्स के 3 डायमेंशनल ग्रिड में वार्प्स कहे जाने वाले पैरेलल एग्जीक्यूशन ग्रुप्स को ट्रैक और आइडेंटिफाई किया जाता है। ये 32 थ्रेड्स के हर ग्रुप के लिए यूनिक लोकल और ग्लोबल आइडेंटिफायर्स कैलकुलेट करता है और साथ ही उस ग्रुप के अंदर एक थ्रेड की स्पेसिफिक पोजीशन को भी। इसके बाद एग्जीक्यूशन करने लेआउट को वेरीफाई करने के लिए सिर्फ हर ग्रुप के लीडर थ्रेड से ही डायग्नोस्टिक मैपिंग इंफॉर्मेशन प्रिंट करता है। फास्ट बिटवाइज वार्प ऑपरेशंस परफॉर्मेंस क्रिटिकल डिवाइस कोड में माइक्रो आर्किटेक्चर स्पेशलिस्ट्स अक्सर डिवीजन डिवाइड बाय 32 और मॉड्यूलो %32 ऑपरेटर्स को बिटवाइजर शिफ्ट और बिटवाइजर एंड इंस्ट्रक्शंस से रिप्लेस कर देते हैं। क्योंकि 32 2 की पावर 5 है, इसलिए कंपाइलर या डेवलपर इन ऑपरेशंस को बिटवाइजर ऑपरेशंस का यूज करके परफॉर्म कर सकते हैं। ये GPU प्रोग्रामिंग स्निपेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि डिवीजन और मॉड्यूलो अर्थमेटिक के बजाय एफिशिएंट बिटवाइजर शिफ्ट और मास्क ऑपरेशंस का यूज करके एक थ्रेड के ओवरऑल थ्रेड इंडेक्स से उसके वार्प और लेन आइडेंटिफायर्स को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। मॉडर्न NVCC कंपाइलर पासेस PTX लगभग हमेशा इंटीजर डिवीजन और मॉड्यूलो बाय 32 को ऑटोमेटिकली बिटवाइजर बिट शिफ्ट्स में ऑप्टिमाइज कर देंगे। हालांकि इस बिटवाइजर रिलेशनशिप को जानना तब हेल्प करता है जब आप PTX असेंबली कोड रीड कर रहे हों या एडवांस्ड वार्प शफल प्रिमिटिव्स डिजाइन कर रहे हों। सेक्शन ब्रेक मेमोरी और हार्डवेयर एग्जीक्यूशन में वार्प लेआउट्स को विजुअलाइज करना। चलिए एक कंक्रीट एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं ताकि एक इंट्यूटिव मेंटल मॉडल बन सके कि कैसे एक 2D ब्लॉक में थ्रेड्स को वार्प्स में ग्रुप किया जाता है। मान लीजिए आप एक 2D थ्रेड ब्लॉक डिक्लेयर करते हैं जिसके डायमेंशंस ब्लॉकडिम डॉट X इक्वल टू 8 और ब्लॉकडिम डॉट Y इक्वल टू 8 हैं। इस ब्लॉक में टोटल 8 टाइम्स इक्वल टू 64 थ्रेड्स होते हैं। चूंकि एक वार्प में 32 थ्रेड्स होते हैं, इसलिए यह ब्लॉक एग्जैक्टली 2 वार्प्स वार्प 0 और वार्प 1 में डिवाइड हो जाएगा। यहां बताया गया है कि थ्रेड IDX डॉट X थ्रेड IDX डॉट Y कोऑर्डिनेट्स का 2D लेआउट फिजिकल हार्डवेयर वार्प्स में कैसे मैप होता है। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट थ्रेड्स का एक 2 डायमेंशनल लेआउट फिजिकल एग्जीक्यूशन ग्रुप्स जिन्हें वार्प्स कहा जाता है से मैप किया जाता है। यह 64 थ्रेड्स दिखाता है जो अपने रो और कॉलम कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड हैं। ये डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि कैसे उन्हें 2 डिस्टिंक्ट वार्प्स में सीक्वेंशियली ग्रुप किया गया है जिसमें हर एक में 32 थ्रेड्स हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या हुआ। वार्प 0 में आपके 2D थ्रेड ब्लॉक की रो 0, 1, 2 और 3 शामिल हैं।
वॉरप 1 में आपके 2D थ्रेड ब्लॉक की रो 4, 5, 6 और 7 शामिल हैं। 2D थ्रेड मैपिंग का हिडन ट्रैप। ध्यान से देखिए कि थ्रेड ID x.x कैसे इंक्रीमेंट होता है। जैसे ही थ्रेड ID x.x रो 0 के साथ 0 से 7 तक रन करता है, तो वे थ्रेड्स वॉरप 0 के अंदर कंटिगुअस लेंस 0 से लेकर 7 तक ऑक्यूपायर लेते हैं। इस अरेंजमेंट के मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स पर मेजर इम्प्लीकेशंस होते हैं। अगर आपके थ्रेड सी स्टाइल एरे में कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स को इंडेक्स करने के लिए थ्रेड ID x.x का यूज करते हैं, यानी डेटा 8 रो टाइम्स विड्थ प्लस थ्रेड ID x.x, तो वॉरप में एडजेसेंट हार्डवेयर लेंस ग्लोबल DRAM में एडजेसेंट मेमोरी एड्रेसेस को एक्सेस करेंगे। जैसा कि हमने चैप्टर 22 में सीखा था, एक वॉरप में कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच एडजेसेंट ग्लोबल मेमोरी एड्रेसेस को एक्सेस करने से हार्डवेयर मेमोरी कंट्रोलर उन रीड्स को एक सिंगल मेमोरी ट्रांजैक्शन बर्स्ट में कोलिस कर पाता है। अगर आपने गलती से इंडेक्सिंग मैथ को फ्लिप कर दिया होता, यानी थ्रेड ID x.y को कंटिगुअस मेमोरी एलिमेंट्स के साथ वेरी कराया होता, तो एडजेसेंट वॉरप लेंस विड्थ बाइट्स से सेपरेटेड मेमोरी स्ट्राइड्स को एक्सेस करते, जिससे मेमोरी कोलिसिंग पूरी तरह से ब्रेक हो जाती। सेक्शन ब्रेक, अंडर द हुड वॉरप शेड्यूलिंग और SAM रिसोर्स एलोकेशन। अब आइए जूम आउट करें और देखें कि SAM हार्डवेयर मल्टीपल वॉरप्स को कंकरेंटली कैसे मैनेज करता है। जब कोई थ्रेड ब्लॉक किसी SAM को असाइन किया जाता है, तो उस ब्लॉक के सभी वॉरप्स चिप पर इंस्टेंशिएट हो जाते हैं। SAM अपनी सेंट्रल रजिस्टर फाइल से ब्लॉक के हर वॉरप में हर थ्रेड को फिजिकल हार्डवेयर रजिस्टर्स एलोकेट करता है। ये लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन द्वारा रिक्वेस्टेड शेयर्ड मेमोरी स्पेस को भी रिजर्व करता है। जैसा कि चैप्टर 19.4 में कवर किया गया है, मॉडर्न एनवीडिया GPU आर्किटेक्चर्स जैसे कि एम्पियर हॉपर और अडा लवलेस प्रत्येक SAM को 4 प्रोसेसिंग ब्लॉक्स या सब SAMs में स्प्लिट करते हैं। हर सब SAM में उसका अपना वार्प शेड्यूलर, एक इंस्ट्रक्शन डिस्पैच यूनिट, डेडिकेटेड एग्जीक्यूशन लेंस का एक पूल होता है, जिसमें ALUs FP32 कोर्स, INT32 कोर्स और टेंसर कोर्स शामिल हैं, और ओवरऑल रजिस्टर फाइल का एक हिस्सा होता है। यह डायग्राम एक GPU स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर के हार्डवेयर आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है, जो दिखाता है कि यह कैसे 4 सब प्रोसेसर्स या क्वाड्स में डिवाइडेड है। इनमें से हर एक क्वाड में अपना खुद का वार्प शेड्यूलर, इंस्ट्रक्शन डिस्पैच यूनिट और 16 फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर एग्जीक्यूशन कोर्स होते हैं। बॉटम में स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज करने वाली एक शेयर्ड मेमोरी और लेवल 1 कैश को एक कॉमन रिसोर्स की तरह दिखाया गया है, जो सभी 4 सब प्रोसेसर्स के बीच शेयर्ड है। जब वार्प्स सब SAMs में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो वार्प शेड्यूलर एक्टिव वार्प्स की एक क्यू रखता है। हर सिंगल क्लॉक साइकिल पर एक वार्प शेड्यूलर अपने एक्टिव वार्प्स की क्यू में से एक एलिजिबल वार्प सेलेक्ट करता है। एक एलिजिबल वार्प सिंपली वो वार्प है जो अपनी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है, यानी उसके आर्गुमेंट्स रेडी हैं, रजिस्टर्स अनलॉक्ड हैं और उसके मेमोरी ऑपरेंड्स लैंड कर चुके हैं। एक बार सेलेक्ट होने के बाद इंस्ट्रक्शन डिस्पैच यूनिट उस वार्प के लिए इंस्ट्रक्शन फेच करती है और उसे एग्जीक्यूशन लेंस में भेज देती है। नॉन मल्टीपल ऑफ 32 थ्रेड ब्लॉक साइज की कॉस्ट। अब जब आप समझ गए हैं कि वार्प्स स्ट्रिक्टली 32 थ्रेड्स के होते हैं, तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर विचार करें कि क्या होता है अगर आप एक ऐसे थ्रेड ब्लॉक साइज के साथ कर्नेल लॉन्च करते हैं जो 32 का मल्टीपल नहीं है। मान लीजिए एक डेवलपर लिखता है, यह CUDA कॉन्फ़िगरेशन एक इनएफिशिएंट GPU थ्रेड ब्लॉक एलोकेशन दिखाता है, जहां ब्लॉक साइज को 50 थ्रेड्स पर सेट किया गया है, जो 32 के स्टैंडर्ड वार्प साइज का मल्टीपल नहीं है। हार्डवेयर क्या करता है जब उसे 50 थ्रेड्स का एक ब्लॉक मिलता है? हार्डवेयर 2 वार्प्स के लिए स्पेस एलोकेट करता है, क्योंकि 50 डिवाइडेड बाई 32 इक्वल्स 1 रिमाइंडर 18 होता है, जिसके लिए एक सेकंड वार्प की जरूरत होती है। वार्प 0 में थ्रेड्स 0 से 31 होते हैं। सभी 32 हार्डवेयर लेंस एक्टिव होते हैं। वार्प 1 में थ्रेड्स 32 से 49 होते हैं। लेंस 0 से 17 एक्टिव होते हैं। वार्प 1 के लेंस 18 से 31 के बारे में क्या? वे हार्डवेयर एग्जीक्यूशन फ्लैग्स द्वारा मास्क ऑफ या डिसेबल कर दिए जाते हैं। यह हार्डवेयर एनालिसिस 2 GPU वार्प्स की एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी दिखाता है, और यह हाईलाइट करता है कैसे फर्स्ट वार्प सभी थ्रेड्स एक्टिव होने के साथ फुल एफिशिएंसी अचीव करता है, जबकि सेकंड वार्प की एफिशिएंसी कम हो जाती है क्योंकि कई थ्रेड्स इनएक्टिव और मास्क्ड ऑफ हैं। भले ही वार्प 1 में 14 लेंस पूरी तरह से इनएक्टिव हैं और कोई यूजफुल काम नहीं कर रहे हैं,
फिर भी हार्डवेयर एसएसएम वार्प 1 के लिए इंस्ट्रक्शंस इश्यू करने में एग्जीक्यूशन क्लॉक साइकिल्स स्पेंड करता है। इंटरनल एग्जीक्यूशन यूनिट्स को उन 14 डिसेबल्ड लेन्स के लिए एग्जीक्यूशन पाइपलाइन से गुजरना ही पड़ता है, उनके आउटपुट रजिस्टर्स को डिस्कार्ड करते हुए। कूडा ब्लॉक साइजिंग का परफॉर्मेंस गोल्डन रूल नंबर 1, हमेशा अपने थ्रेड ब्लॉक डायमेंशंस को 32, जो कि वार्प साइज है, का एक एग्जैक्ट मल्टीपल बनाने के लिए पैड करें। 50, 100 या 250 थ्रेड्स के ब्लॉक साइजेस को लॉन्च करने से एग्जीक्यूशन थ्रूपुट वेस्ट होता है, हार्डवेयर ऑक्यूपेंसी कम होती है और रजिस्टर स्पेस वेस्ट होता है। स्टैंडर्ड ब्लॉक साइजेस जैसे कि 128, 56 या 512 थ्रेड्स यह एंश्योर करते हैं कि हार्डवेयर पर एलोकेटेड हर वार्प 100% फिजिकल लेन यूटिलाइजेशन पर काम करे। सेक्शन ब्रेक, रियल वर्ल्ड कोड एग्जाम्पल वार्प अवेयर पैरेलल रिडक्शन। ये देखने के लिए कि प्रैक्टिस में वार्प्स को समझना क्यों यूजफुल है, चलिए एक कंप्लीट वर्किंग कूडा प्रोग्राम लिखते हैं। हम एक वार्प अवेयर सम रिडक्शन इंप्लीमेंट करेंगे। हाई परफॉर्मेंस जीपीयू एल्गोरिथम्स में एक थ्रेड ब्लॉक के अंदर नंबर्स के एक एरे को सम करना ट्रेडिशनल तरीके से शेयर्ड मेमोरी में ट्री बेस्ड रिडक्शन द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर हम अपना कोड ये जानते हुए डिजाइन करें कि वार्प्स लॉक स्टेप में कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, तो हम रिडक्शन स्टेप को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ एक कंप्लीट C++ कूडा प्रोग्राम है जो स्टैंडर्ड ब्लॉक लोडिंग, लीनियर वार्प इंडेक्सिंग और वार्प लेवल रिडक्शन प्रोसेसिंग को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये C+ प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कूडा का यूज करके ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड पैरेलल रिडक्शन कैसे परफॉर्म किया जाता है। यह होस्ट मेमोरी पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का एक लार्ज एरे इनिशियलाइज करता है, इसे ग्राफिक्स कार्ड में ट्रांसफर करता है और एक कस्टम पैरेलल प्रोसेसिंग फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। इस फंक्शन के अंदर इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन थ्रेड्स डेटा लोड करते हैं और शेयर्ड मेमोरी का यूज किए बिना थ्रेड्स के स्मॉल ग्रुप्स के अंदर वैल्यूज को सम करने के लिए वार्प शफल्स नाम के हार्डवेयर लेवल कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं। इन ग्रुप्स से मिलने वाले इंटरमीडिएट सम्स को फिर शेयर्ड मेमोरी में स्टोर किया जाता है, जहां एक सिंगल ग्रुप उन्हें एग्रीगेट करके हर प्रोसेसिंग ब्लॉक के लिए एक टोटल सम प्रोड्यूस करता है। फाइनली ग्रैंड टोटल कैलकुलेट करने के लिए इन ब्लॉक सम्स को वापस कंप्यूटर के प्रोसेसर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कोड से की टेकअवेज, क्लीन वार्प डिवीजन, क्योंकि हमारा ब्लॉक साइज सेट है, ब्लॉक साइज इक्वल टू 256 पर हार्डवेयर गारंटी देता है कि हमारा ब्लॉक एग्जैक्टली 8 वार्प्स में स्प्लिट होता है, जिसमें हर एक में 32 थ्रेड्स होते हैं। जीरो लेंस मास्क्ड ऑफ या वेस्ट होती हैं। रिड्यूस्ड सिंक्रोनाइजेशन ओवरहेड स्टैंडर्ड रिडक्शंस सभी 256 थ्रेड्स को शेयर्ड मेमोरी में मल्टीपल सिंक थ्रेड्स ब्लॉक वाइड बैरियर कॉल्स परफॉर्म करने के लिए फोर्स करते हैं। शफल डाउन सिंक का फायदा उठाकर एक वार्प के अंदर के थ्रेड्स शेयर्ड मेमोरी को बिना हिट किए सीधे रजिस्टर फाइल्स के जरिए डेटा एक्सचेंज करते हैं। शेयर्ड मेमोरी सेविंग्स 256 थ्रेड्स के लिए शेयर्ड में मेमोरी एलोकेट करने के बजाय फ्लोट एस डेटा 256 हम सिर्फ वार्प लीडर्स के लिए स्पेस एलोकेट करते हैं फ्लोट एस वार्प सेट, जिससे हमारा शेयर्ड मेमोरी फुटप्रिंट 32 टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। सेक्शन ब्रेक, वार्प अलाइनमेंट और ऑप्टिमाइजेशन चेकलिस्ट। हार्डवेयर वार्प यूनिट के हमारे एक्सप्लोरेशन को रैप अप करने के लिए इस रेफरेंस गाइड को अपने पास रखें जब भी आप कर्नल लॉन्च पैरामीटर्स डिजाइन करें या अपने थ्रेड ब्लॉक्स के अंदर डेटा एक्सेस को स्ट्रक्चर करें। यह रेफरेंस शीट जीपीयू हार्डवेयर वार्प्स के लिए कोर एग्जीक्यूशन मैकेनिक्स और ऑप्टिमाइजेशन रूल्स को आउटलाइन करती है। यह एक्सप्लेन करती है कि कैसे 32 फिजिकल थ्रेड्स एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करते हैं और थ्रेड इंडिसेस से वार्प और लेन आइडेंटिफायर्स कैलकुलेट करने के मैथमेटिकल मेथड्स को डिटेल में बताती है। इसके अलावा यह परफॉर्मेंस के लिए 3 एसेंशियल गाइडलाइंस को हाईलाइट करती है, जिसमें वेस्टेड साइकिल से बचने के लिए यह एंश्योर करना कि थ्रेड ब्लॉक्स साइजेस 32 के मल्टीपल्स हों, कोएलिसिंग इनेबल करने के लिए प्राइमरी थ्रेड डायमेंशन के साथ डेटा एक्सेसेस को स्ट्रक्चर करना और शेयर्ड मेमोरी ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए एक वार्प में फर्स्ट थ्रेड को डेजिग्नेट करना शामिल है। सेक्शन ब्रेक, लुकिंग अहेड, शेड्यूलर लेटेंसी छुपाने के लिए वार्प्स को कैसे स्विच करते हैं। अब आपको एग्जीक्यूशन के हार्डवेयर यूनिट यानी 32 थ्रेड वार्प की क्लियर समझ है। आप जानते हैं कि क्यूडा कैसे 1D, 2D और 3D थ्रेड ब्लॉक्स को कॉन्टिगुअस 32 लेन एग्जीक्यूशन बंडल्स में फ्लैटन करता है। वार्प आईडी और लेन आईडी कैसे कैलकुलेट करते हैं
और क्यों 32 के नॉन मल्टीपल ब्लॉक साइजेस हार्डवेयर कैपेसिटी को वेस्ट करते हैं। हालांकि एक बेसिक सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या होता है जब कोई एक्टिव वॉर्प ग्लोबल मेमोरी से डेटा रिक्वेस्ट करता है और उसे डीरैम से डेटा आने के लिए हंड्रेड्स ऑफ क्लॉक साइकिल्स तक वेट करना पड़ता है। क्या इस वेटिंग के दौरान एसएम हार्डवेयर एग्जीक्यूशन इंजन बिना कुछ किए खाली बैठा रहता है? बिल्कुल नहीं। ये हमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर के सबसे पावरफुल हार्डवेयर मैकेनिज्म्स में से एक पर ले जाता है। अगले सेक्शन में 23.2 लॉक स्टेप हार्डवेयर एग्जीक्यूशन, हाउ स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स शेड्यूल वॉर्प्स, हम देखेंगे कि कैसे एसएम के हार्डवेयर वॉर्प शेड्यूलर्स 0 क्लॉक साइकिल्स में दर्जनों एक्टिव वॉर्प्स के बीच एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट्स को तुरंत स्विच कर देते हैं, जिससे मेमोरी लेटेंसी छुप जाती है और जीपीयू हार्डवेयर पाइपलाइंस कंप्यूट वर्क से पूरी तरह भरी रहती हैं।